नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम झांसी में ही मौजूद हैं। झांसी के पोस्टमार्टम हाउस के ठीक बाहर मौजूद हैं हम। पोस्टमार्टम हुए सुबह के जो है 3 बजे जो है इनका असद और गुलाम को जो है पोस्टमार्टम हो गया था, लेकिन अभी तक 11 बज गए हैं, लेकिन उसके परिजन अभी तक यहाँ पोस्टमार्टम हाउस के पास नहीं आए हैं। अभी जो एक खबर मिली है कि उसके जो परिजन झांसी में आ गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस तक अभी नहीं आ पाए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पुलिस जो है, जो बात कही जा रही थी कि जो उसके परिजन आएंगे तो उनके जो शव है, जो लाशें हैं असद और गुलाम को उनके परिजन को जो सौंपेगी, लेकिन फिलहाल में पुलिस जो है उनके शवों को लेकर के जाएगी, खुद जाएगी प्रयागराज, परिजनों को यहाँ पर नहीं सौंपेगी। तो जो सबसे बड़ी अपडेट है अभी यहाँ पे रामनरेश सर हैं हमारे, यहाँ बात करेंगे। तो सर अभी क्या अपडेट है यहाँ पे? एक ताजा अपडेट आई है कि उसके जो नाना हैं हारून, तो नाना हारून और जो उसके खालू हैं डॉक्टर उस्मान, वो यहाँ झांसी आ चुके हैं। और झांसी में अभी जो मतलब हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं और तमाम मीडिया के पास आ रही हैं कि शायद पुलिस से उनकी कुछ बातचीत चल रही है। उसके बाद ये सबको लेके और जो मतलब बताया जा रहा है कि पुलिस शव को यहाँ पर नहीं दे रही है, जाकर प्रयागराज में उन्हें शव को देगी। तो वही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास हो सकता है कि शव को पुलिस यहाँ से लेकर झांसी से प्रयागराज के लिए निकले, जहाँ पर उसका जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है, जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रयागराज में जाके उसका अंतिम संस्कार होगा। प्रयागराज के कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है आतिक अहमद का, जो पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जहाँ को उसके पुरखों के जो शव हैं वो दफनाए गए हैं, वहीं पे जो है कब्र जो खोदी गई है असद के लिए। और जो उसका पुश्तैनी मकान है, जो घर जो ऑलरेडी जो है मिट्टी में मिल चुका है, वहाँ पर जो है आज कुछ टेंट वगैरह भी लगाया गया है। तो 12 बजे जब असद निकलेगा यहाँ से तो उसको पहुँचते तो रात हो जाएगी। तो क्या रात में मिट्टी दी जाएगी उसको? देखिए, गाड़ी कितनी भी तेज जाए झांसी से तो लगभग 6 घंटा प्रयागराज के लिए लग जाता है, उसका सफर जो बाई रोड जाना पड़ता है। लेकिन जैसा कि अनुमान, अगर वो सरकारी वाहन से उसको लेके जा रहे हैं तो जो सरकारी जो एम्बुलेंस होती है, जो उसकी स्पीड है वो 40 के एवरेज से चलेगी। जो हाईएस्ट स्पीड मतलब जो एवरेज निकलेगा 40 निकलेगा। तो उस हिसाब से 8 घंटे से पहले, मतलब जो 7 से 8 घंटे का समय रहेगा, तब जाकर पहुंचेंगे। जैसा कि तमाम मीडिया हाउसों में जो खबरें चल रही हैं इस समय कि जो जुम्मे की नमाज है, नमाज के बाद उसका अंतिम संस्कार होगा। तो जिस हिसाब से यहाँ पे समय ज्यादा हो गया है, लगभग जुम्मे की नमाज तो 1 बजे ही होती है और 1 बजे तक तो यहाँ पे अभी तक कोई आया ही नहीं है। तो 11:15 हो गया, लगभग 1.25 घंटे बाद जुम्मे की नमाज है। तो किसी भी मतलब असंभव है कि जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद इसको मतलब कब्रिस्तान ले जाकर और इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये मतलब दूर दूर तक ऐसी स्थिति नहीं होगी। तो मतलब जो डेड अभी अगर जो हमारा अनुमान है कि 12 बजे के बाद लेके निकलते हैं, अगर इस हिसाब से भी जाएंगे तो शाम को 7 बजे तक प्रयागराज पहुंचने की उनकी संभावना है। और जब उन्हें अच्छा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, वैसे भी ट्रैफिक मिलने के चांस कम है। जो इनका रूट है प्रयागराज जाने के लिए, वो जिस जगह हमारा लाइव चल रहा है जो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से, तो यहाँ से तकरीबन लगभग 90 किलोमीटर का सफर करने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिलेगा, जिसको अभी 2-2.5 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था जिसका। राइट। जी, फिर उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे इनका काफिला चढ़ेगा, जो सीधा मतलब जो हमीरपुर का एरिया पड़ेगा जनपद का, राठ से महोबा पहुंचेगा और महोबा से होता हुआ बांदा से चित्रकूट से फिर प्रयागराज के लिए आगे बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि अभी तक जो पुलिस उनके परिजनों का जो इंतजार कर रही थी डेड बॉडी की जो सौंपने के लिए, फिर अचानक जो है प्लान में बदलाव करने के पीछे जो क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो सूचनाएं हैं, अभी सूचनाओं के आधार पर हम लोग अंदेशा लगा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है उनके परिजनों के सुपुर्द कर दी जाए। जब पोस्टमार्टम हो जाता है मतलब किसी भी डेड बॉडी का, तो वो फिर सरकारी तंत्र के लिए बेकार है, क्योंकि उसका मतलब जो बिस्तरा वगैरह वो इकट्ठा कर लिया गया है। जितनी भी तमाम जांचें थी वो पूरी हो गई हैं, जो रिपोर्टें थी वो भी पूरी हो गई हैं। तो अब ऐसे में पुलिस डेड बॉडी को रख के अपने पास क्या करेगी और क्यों उसको लेके जाएगी? लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि जैसा माहौल बना है पूरे उत्तर प्रदेश में, और हो सकता है अगर परिजनों के सुपुर्द डेड बॉडी को कर दिया जाए तो शव लेके परिजन जा रहे हैं तो रास्ते में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए, इसका भी अंदेशा। और किस तरह की अनहोनी की बात हो सकती है कि मान लीजिए किस तरह की अनहोनी हो सकती है? देखिए, जो पब्लिक में है वो बहुत ज्यादा रोष है
अतीक के प्रति। और कुछ रोष भी होगा, कुछ सेंटिमेंट्स भी होंगे जो उसके परिजन के लिए। हाँ, और कुछ मतलब जैसे भावनाएं हैं, जैसे उनके परिजन होंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे बुंदेलखंड तक तो ऐसी संभावनाएं नहीं है, जैसे चित्रकूट तक पार कर सकते हैं। उसके बाद उन्हीं का एरिया जहां उनका दबदबा था, जहां उनकी एक क्राइम की दुनिया थी, उस एरिया में प्रवेश कर जाएंगे जहां पे कुछ भी घटित हो सकता है, संभावनाएं, या हो सकता है शव को भी मतलब कोई छीनने की कोशिश करे, या मतलब किसी भी प्रकार का एम्बुलेंस पे भी अटैक हो सकता है। इस सब को सोचते हुए पुलिस चल रही है, तो हर एंगल से पुलिस को देखना पड़ता है। नहीं लग रहा हो कि जो हमने अभी नाम कमाया है इनकाउंटर करके पिछले 24 घंटे में, जो अभी एक पुलिस के फेवर में जो एक जनता की जो एक सिंपैथी अभी कहिए कि एक तरह का जो समर्थन प्राप्त हुआ है, कहीं फिर अगर वो उसके परिजन को दे देंगे, छोड़ देंगे उनके ले जाने के लिए, तो कहीं उसका जो है महिमा मंडन न कर दिया जा सके। देखिए, परिजनों को अगर महिमा मंडल करना है तो वो जाकर, जरूरी नहीं है कि झांसी में महिमा मंडल करें, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे खड़े हो जाएंगे। वही मतलब मीडिया से बात करेंगे ना लाइव। हाँ, तो वहाँ पे भी मीडिया है। यहाँ से जैसे ही निकलेंगे, हर 10 किलोमीटर के अंदर एक लोकल मीडिया का उन्हें समूह मिलेगा, जो जाकर इनको लाइव भी कर सकता है, जो जाके इनकी बाइट भी ले सकता है। तो मुझे नहीं लगता है इस एंगल से पुलिस सोच के ज्यादा चल रही होगी। पुलिस मतलब उस अनहोनी के एंगल से सोचकर चल रही होगी कि मतलब शव पर किसी प्रकार का अमित से जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि जेएनके में जब आतंकियों का जब इनकाउंटर होता है, जब उनका जनाजा निकलता है, तो उनके जनाजे को एक इवेंट के तौर पे जो है लोग कवर करते हैं, और उसको जो है बिल्कुल एक उनकी जो पूरा एक होता है ना कि उनके बैड वर्क को उनको जो गुड वर्क में दिखाया जाता है कि इन्होंने एक तरीके से कुर्बानी दी है इस चीज के लिए। हाँ, ये सब चीजें संभव थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है आज का जो समय है और आज का जो माहौल है, उस माहौल में ये सब चीजें संभव होंगी, क्योंकि अब माहौल चेंज हो गया और वो समीकरण नहीं रह गए, और इसको इवेंट तो किसी भी कीमत पे ये लोग नहीं दिखा पाएंगे कि मतलब चाहे पुलिस ने इसके लिए पूरी तैयारी की होगी कि इसको किसी तरीके से जो अपराध है इसको जो जब इसका सुपुर्द खाक हो असद का, तो अपराध की जो सुपुर्द खाक हो अपराध की तरह सही हो, कहीं इसको जो है इवेंट के तौर पर जो है वो लोग भुनाने में कामयाब ना हो जाए। देखिए, मतलब जहां आप और हम हैं, कल से देख रहे हैं, यहाँ जब पुलिस की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है, तो फिर प्रयागराज में तो मतलब पूरी क्षमता के साथ पुलिस लगाई गई होगी, बाहर के जनपदों से भी पुलिस आई होगी। जब झांसी में इस समय नॉमिनेशन चल रहे हैं निकाय चुनाव के, तब भी पुलिस फोर्स जिस समय कम रहता है, उस समय पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पुलिस फोर्स लगाया गया, जबकि झांसी जैसे शहर में 1% भी ऐसा चांस नहीं है कि यहाँ पर अतीक से जुड़े हुए लोग, असद से जुड़े लोग या उनके रिश्तेदार यहाँ पर होंगे और वो किसी प्रकार का कुछ कर सकते हैं और या माहौल यहाँ का खराब कर सकते हैं। जब संभावना नहीं है तब पुलिस इतनी चाक चौबंद है, और प्रयागराज में तो इन चीजों की संभावनाएं। रिमांड मिलने के बाद कल जो है जब धूमनगंज थाने में, धूमनगंज वही थाना है जिसके अंतर्गत उमेश पाल का जो घर आता है, और थाने से जो उमेश पाल का जो घर है मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं है, जब कल वहां पे अशरफ और अतीक दोनों भाइयों को आमने सामने बिठाकर जब उनसे पूछताछ की जाने लगी, तो 200 पूरे सवाल थे पुलिस के। तो हर एक सवाल पे जब एक एक करके जब विवेचक यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था जब उनसे सवाल कर रहा था अतीक से, तो कभी वो गुर्रा रहा था, कभी वो जो गुस्सा रहा था, और हर सवालों का जवाब हाँ हूँ ना नू में करके जो दे रहा था। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा तो रही होगी कि जब उसके बेटा का चाहे उसके बेटा का इनकाउंटर हो गया है, तो जवाब देने वाला होगा तो भी नहीं देगा, और पुलिस की जांच में किसी तरीके से सहयोग तो नहीं करेगा वो। देखिए, जब वो कोर्ट में पेश हुआ, उससे कुछ क्षण पहले ही इनकाउंटर हुआ, उसको कोर्ट में ही जाके पता चला कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। तो पिता कितना भी निर्दयी हो, कितना बड़ा बादशाह भी हो, अगर एक हिसाब से रावण से भी उसकी तुलना कर लीजिए, जब मेघनाथ मरा था तो रावण जैसे व्यक्ति के जब आंखों में आंसू आ गए थे, फिर ये तो अतीक अहमद है। और मतलब कोई भी पिता होगा तो वो जवाब देने की कंडीशन में उस समय नहीं होगा, क्योंकि ताजी घटना थी। तो उस समय अतीक को भी कोर्ट में समझ में नहीं आ रहा होगा। एक मतलब कोई भी उस जगह अपने आप को रख के देख सकता है कि उसको उस समय क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और अतीक को सिर्फ पछतावा के अलावा कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा होगा कि जिस जुर्म की दुनिया में हमने इतनी बड़ी बादशाहत हासिल की थी, आज हमारे जुर्म का किला ढहा और हमारे बेटा को मार दिया गया, एनकाउंटर हो गया। आप गद्दी थे तो आपने जब यहाँ से एक जो ग्राफ शुरुआत करी, आप बीच में जो है अपने क्राइम ग्राफ जो ऊपर ले गए, और लास्ट में आते आते जो आपका ग्राफ था बिल्कुल ही ठीक है उसी स्थान पे आके पहुंच गया। जी, अभी जो उमेश पाल हत्या की गई है, उस मतलब वो अपने वजूद को कहीं ना कहीं रखकर ऐसी प्लानिंग की गई होगी, हाँ, कि एक बार लोगों के अंदर हमारे नाम की दहशत पैदा हो, और प्रयागराज में जो उसका वर्चस्व था, उसने पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल में जो है इसे पूरा जो है हत्याकांड को अंजाम दिया। खैर ये बताने के कि टाइगर अभी जिंदा है, लाइक बिल्कुल एकदम फिल्मी स्टाइल में। हाँ, वो बाहुबली छवि और टाइगर जैसी मतलब समाज भी इन चीजों से बड़ा प्रेरित है। और अभी खुद मतलब योगी सरकार से पहले आपने देखा होगा लोग अपने नाम के आगे बाहुबली लिखने लगे थे।
बाहुबली क्यों लिख रहे थे? जो ये फिल्में होती हैं, जो सीरियल होते हैं, ये मतलब जो हमारे माइंड को बहुत हद तक सेट करते हैं, क्योंकि जो माहौल को देखते ही बनाई जाती हैं ये चीजें। आपके उस समय क्या चीजें घट रही हैं, तो एक बार अपनी बादशाहत के लिए उसने अपने आप को फिर से बताने के लिए कि प्रयागराज के बाहुबली सिर्फ अतीक अहमद हैं, इस घटना को अंजाम दिलाया। और जो दिन दहाड़े, नहीं तो मतलब ऐसे माफियाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, किसी का भी यूज कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन दिन दहाड़े तो। अच्छा, एक चीज और है कि जब एक ऐसा वर्ग भी है जो सोशल मीडिया पे तमाम जो है इनके समर्थन में भी खबरें कर रहा होगा कि हाँ कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जब हम कल चकिया में गए थे तो हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे थे कि योगी सरकार जो है हमें सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रही है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि योगी सरकार के खिलाफ बोलने मतलब है कि अपने सर के ऊपर बवाल लेना। तो सरकार और पुलिस प्रशासन खास करके सोशल मीडिया के ऐसे अकाउंट्स पर नजर होगी जो इसके अपराध को जो है किसी तरीके से एक इवेंट के तौर पर जो है कवर कर पाए, खासकर इस दिन में। जी बिल्कुल, आपका ये सवाल भी सही है। एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर तबका ऐसा है जो इस मतलब इन चीजों को मायने रखता, कमेंटबाजी हो रही है लगातार। सोशल मीडिया इन चीजों से भरी पड़ी है। हर दूसरी तीसरी पोस्ट इस चीज को भी लेकर है कि मतलब जो हो रहा गलत हो रहा, कानून व्यवस्था पर और कोर्ट कचहरी पर, हाँ कोर्ट कचहरी का कोई महत्व नहीं रह गया। और मतलब लोकतंत्र जैसी बातें हो रही हैं, लेकिन लोगों के अपने अपने वो हैं। और जैसे अब विपक्षी पार्टियों के बयान आए हैं, तो विपक्षी पार्टी को मतलब जो विपक्ष का वो होता है, तो उसको तो हमेशा सरकार का कटाक्ष करना ही होता है। तो वो अपनी भूमिका निभा रहा विपक्ष, तो उस चीज पे मतलब बहुत ज्यादा माइंड करने वाला नहीं होता है। मिश्रा करें किधर का इंटरव्यू दे रहे भाई साहब? तो ओम प्रकाश जी, जैसे मैंने हेडिंग में लिखा भी है कि अभी हम जो झांसी के पोस्टमार्टम हाउस के ठीक सामने खड़े हैं और यहीं पे अंदर असद जो है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये रेड कलर की बिल्डिंग है, पिंक कलर की, इसमें जो है असद और गुलाम मोहम्मद की जो है डेड बॉडी रखी हुई है। उनके परिजन का जो है प्रशासन जो वेट कर रहा है कि उनके परिजन जब आएंगे तो यहाँ पे उनको जो साथ साथ जो भी जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरा करके जो है अभी तक का जो शेड्यूल था, अभी तक का जो प्रोग्राम था कि उसको जो है कि परिजनों को जो डेड बॉडी सुपुर्द करनी थी। लेकिन अब जो है पुलिस खुद जो है स्कॉट कर करके जो है असद और इसकी जो है गुलाम मोहम्मद की बॉडी को जो है लेकर के जाके प्रयागराज और उसके घर पर परिजनों के सामने जो है सुपुर्दे खाक पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो है किया जाएगा कि किसी तरीके से अनहोनी या फिर अपराध को अपराध के प्रति सिंपैथी रखने वाले जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, इस मुद्दे को जो है अपने फेवर में या फिर किसी धर्म जाति मजहब के जो है ना चक्कर में फंसा कर कहीं दंगा फसाद करने जैसी कोई समस्या जो है ना उत्पन्न कर पाए। जी, तो पुलिस स्कॉट इसीलिए करेगी, अगर पुलिस स्कॉट कर रही होगी, जो मतलब सूचनाएं आ रही हैं बराबर 1 घंटे से हम लोगों के पास सूचनाएं आ रही हैं कि पुलिस स्कॉट करके ले जाएगी, तो जब और वो भी झांसी पुलिस ले जाएगी प्रयागराज तक छोड़ने के लिए, क्योंकि जो एसटीएफ की टीम थी, तो एसटीएफ की टीम पूरी रात जिसने एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया वो पूरी रात झांसी में रुकी रही। सुबह अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब वो प्रयागराज के लिए रवाना हो गई, तो यहाँ से जो जिम्मेदारी बनती है अब झांसी पुलिस की ही बनती है वहां तक पहुंचाने की। जैसे जालौन जाएंगे तो जालौन पुलिस भी इनको एस्कॉर्ट करेगी अपनी सीमा तक, ऐसे आगे जिस जिले का जो सीमा पड़ेगा उस जिले की जो है पुलिस। जालौन के बाद हमीरपुर पुलिस करेगी, हमीरपुर पुलिस के बाद बांदा पुलिस, महोबा पुलिस करेगी, महोबा के बाद जैसे ही आप वहाँ पे। एक और सवाल है कि ऐसा पहली बार हुआ है शायद पिछले 3-4 दशक में, जहाँ तक हमें जो है इस बात का जानकारी है, हो सकता है अगर आपको कुछ पता हो तो आप उसमें जो करेक्ट कर सकते हैं, कि इतने बड़े माफिया जो इतने बड़े लेवल का माफिया हो उससे किसी बेटे या फिर किसी इतने खास करीबी का जो है एनकाउंटर किया गया हो, तो इस माहौल में खास करके जब एक पूरा तबका जो है लिखता आ रहा है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, सरकार जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, तो होता ना कि थोड़ी सी चिंगारी लगी है, आप उसमें जो है घी डाल दिए तो जो चिंगारी भड़क जाती है। तो पुलिस जो है और प्रशासन खास करके ऐसे फ्रिंज एलिमेंट और ऐसे जो फेक अकाउंट्स हैं उनको बिल्कुल जो है एकदम जो है सनसनी और पैनी नजर बनाई होगी कि इस तरीके से किसी भी अनहोनी से जो है बचा जा सके, क्योंकि एक एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन जो इसके रेसिप्रोकल यानी जो इसके एडवर्स रिएक्शन आ सकते हैं उससे भी बचना बहुत जरूरी है। जो पुलिस की सर्विलांस टीम है और जो सोशल मीडिया टीम है लगातार इन चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। जब विकास दुबे इनकाउंटर हुआ था उस समय भी लोगों ने ऐसी कमेंटबाजी की थी, एक विशेष जाति को लेकर कहा गया था कि विशेष जाति को लेकर टारगेट बनाया जा रहा है। उस समय भी लोग मतलब झांसी से लेकर और तमाम उत्तर प्रदेश में और कानपुर में बड़ी तादाद पे लोगों के अकाउंट सीज किए गए थे। और ऐसे ही मतलब अभी भी मेरी बात हुई थी कल जो पुलिस के अधिकारियों से, तो सोशल मीडिया पर हर जिले
में नजर है। और इसके अलावा जो लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर है उसमें बड़ी एक मतलब बहुत बड़ा पैनल बैठता है, बाकायदा सोशल टीम वहां पर है उनकी जो सोशल मीडिया पर नजर रखती है। तो वहां से भी जनपद में सूचनाएं आती हैं और अकाउंट को सीज किया जाता है। तो अगर ये कमेंटबाजी हो रही है तो जाहिर सी बात है उनके अकाउंट भी जरूर सीज होंगे और आईटी एक्ट के तहत उन पर मामले भी दर्ज होंगे। क्योंकि ये जो एनकाउंटर जुड़ा हुआ है जो पुलिस से और मतलब और एक बहुत हाई प्रोफाइल जो माफिया है उससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे पे कार्रवाई होना तो संभव है कि मतलब लाजमी है कि कार्रवाई होगी कार्रवाई। और मामला सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग और यहाँ तक इस कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जो इसके रिएक्शंस है ना और फिर जो इसका असर है वो आने वाले एक दशक तक तो दिखेगा ही दिखेगा। यानी जब भी कोई इस तरह की हिम्मत, इस तरह की जो कुछ जो कांड करने की, इस तरह का जो है कुछ कारनामे करने की अगर सोचेगा तो उसके जहन में इतिहास के पन्नों में उस समय का ये जो है ना केस स्टडी तो रहेगा ही रहेगा। जी हाँ, जैसे विकास दुबे वाला जो एनकाउंटर का मामला था, जब विकास दुबे एनकाउंटर हुआ उसके बाद काफी लंबे समय आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी गतिविधियां नहीं हो रही थी और एक माहौल बन गया था कि अगर हम कुछ गलती करेंगे या जो माफिया थे उनके अंदर डर पैदा हो गया था, अगर हम कोई भी चूक कर रहे हैं तो हमारा एनकाउंटर हो सकता है, हमें भी मारा जा सकता है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जितने माफिया थे, चाहे बड़े हो छोटे हो चाहे जो भी हो, जो जब भी पेशी पे जाता है तो उसको इस बात का डर नहीं होता है कि कहीं हमारी गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी। तो अगर रिएक्शंस जो ये वाला रिएक्शंस है कि हम जो कुछ अगर ऐसे दिन दहाड़े किसी हत्या को या फिर किसी जघन्य हत्या को जो अंजाम देते हैं तो क्या मेरा भी एनकाउंटर या फिर इस तरीके से मौत के घाट उतारा जा सकता है? जी, उस समय सोशल मीडिया पर एक जमकर वीडियो वायरल हुआ था। एक व्यक्ति को पेशी पे लेके जा रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस, तो बोले कि साहब ये गाड़ी पलट जाती है और मैं नहीं जाऊंगा, और वो बाहर को भाग रहा था और पुलिस अंदर को कर रही थी। तो ऐसे तमाम वीडियो उस समय वायरल हुए थे और लोगों के अंदर दहशत पैदा हो गई थी कि अगर हम ऐसे मतलब घटनाओं को अंजाम देंगे या ऐसे अपराध करेंगे तो हमारा एनकाउंटर हो सकता है और हमें मारा जा सकता है, तो डर पैदा हुआ था। ऐसे ही अब दूसरी ये बड़ी कार्रवाई हुई है, मतलब विकास दुबे के बाद अगर सबसे बड़ी कोई कार्रवाई है तो अब ये कार्रवाई हुई है। तो अब इस कार्रवाई के बाद लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दहशत पैदा हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब अगला नंबर हमारा हो, क्योंकि और जो माफिया है या तो जैसे अभी भी जो अपराध का ग्राफ था, हम जो जिस जनपद में खड़े यहाँ से लगी हुई 7 किलोमीटर के अंदर मध्य प्रदेश की सीमा है और एक जगह 6.5 किलोमीटर पे मध्य प्रदेश की सीमा, यानी कि एमपी के 2 जनपद पड़ते हैं, एक दतिया और एक टीकमगढ़। तो जो माफिया जो क्राइम करते हैं ना, तो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर लूट करेंगे कुछ करेंगे तो मध्य प्रदेश में जाकर छिपते हैं। तो मतलब अब जैसे झांसी पुलिस ने भी इसके लिए एक प्लानिंग बनाई है कि अब हम वो मतलब मध्य प्रदेश में जाकर उन जो जैसे जेल से छूटे हुए अपराधी उनकी एक लिस्टिंग कर रही है और उस पर काम करके ऐसे अपराधियों को भी पकड़ने का प्रयास करेगी, जिससे अच्छा एक चीज और है कि मुझे दिमाग में जहन में बात आई कि आखिर में असद के शव को अतीक के उसी पुश्तैनी मकान में क्यों लेके जाया जा रहा है जिसको आज से 2 साल 3 साल पहले ही जो है ढहा दिया गया, उसको जो है मिट्टी मिला दिया गया था। कहीं सरकार जो है एक स्ट्रांग मैसेज दे रही है खास करके वहाँ के लोकल लोगों से कि जिससे आप डरते थे, जिसको सिर्फ हमने घर ही मिट्टी में नहीं मिलाया, उसके अपराध को भी मिट्टी मिला दिया है। और उस अपराध को जिसने उस घर से जन्म लिया था, जिसके बीज भी जो है उसी घर में पड़े थे, उसी घर सहित उस बीज को भी मिट्टी मिला दिया। ये बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए लगातार जब से ये इनकाउंटर हुआ एक सिर्फ एक ही सीएम योगी का ट्वीट वायरल हो रहा है कि मैं मतलब पूरे अपराध को मिट्टी मिला दूंगा, अपराधियों को मिट्टी मिला दूंगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। कल से लगातार सोशल मीडिया पर हर दूसरी तीसरी पोस्ट यही वायरल हो रही है और वही हुआ। और ये सबसे बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अगर ये अपराधी थे तो जैसे इनका मकान मिट्टी में मिला था, आज अपराधी का जो अपराध था और जो इनका मतलब ये लोग हैं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, देखो ऐसे लोग मिट्टी में मिलते हैं। ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ा मैसेज है और मतलब जो लोगों को है, लोगों के इससे बहुत माइंड सेट होंगे और जो आने वाले जो इलेक्शन है इनमें लोगों का मतलब माइंड सेट होकर और कुछ भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी मिलेगा। और क्यों नहीं, जो आप ये जो है अपने इस एनकाउंटर को अपने गुडविल वर्क में शामिल कर करके बीजेपी इसको जो पूरी तरीके से पॉलिटिकल माइलेज जो है गेन करने की कोशिश में रहेगी और इसका फायदा जो है अभी जो नियर बाय जो निकाय चुनाव है उसमें मेयर के इलेक्शंस में भी बीजेपी के प्रति जो सिंपैथी है वोटरों की, खास करके कानून व्यवस्था के मामले में जिस पर लगातार जो है सवाल उठते रहे, एक तरफा कार्रवाई के सवाल जो है लगातार उठते रहे हैं। यहाँ तक कि जो विपक्षी पार्टियां हैं लाइक विधानसभा में खुद जो है अपोजिशन ऑफ हाउस जो लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं कि आप जो है सरकार टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करे तो उसमें तब पता चलेगा कि हाँ कि किस पार्टी के कितने जो है बड़े माफिया किस जो है रैंकिंग पे है।
हाँ, अगर विपक्ष का सवाल है तो सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार का मतलब जो दायित्व होता है और विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, तो विपक्ष का काम ही होता है सरकार से सवाल करना और सरकार का काम ही होता है विपक्ष को जवाब देना। जैसे एक मीडिया है तो मीडिया तो सरकार से सवाल करेगी ना, तो सरकार जवाब देगी, हमारा काम ही है सवाल करना। तो टॉप 10 अगर माफियाओं की लिस्ट मांगी है तो टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करनी चाहिए सरकार को। अगर जैसी कार्रवाई अन्य दल के नेताओं पर हुई है, जैसी कार्रवाई कुछ माफियाओं पर हुई है, जैसे अतीक भी अन्य दल से था, तो ऐसी अगर कुछ वो मतलब ऐसे अपने लोगों पर या विधायकों पर पहले हुई है कार्रवाई, ऐसा नहीं है कि उन्नाव देखिए रेप कांड में कार्रवाई हुई है। लेकिन फिर जब एनकाउंटर हुआ तो फिर सोशल मीडिया पे एक बात भी चली कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले टेनी के बेटे का जो है कभी इनकाउंटर हुआ या फिर उसके घर पर कभी बुलडोजर चलेगा। तो अगर आप किसी दूसरे पे अगर आप बुलडोजर चलाते हैं, इनकाउंटर करते हैं, तो सवाल तो आपके पार्टी में जो लोग हैं उस पर उठता ही है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें समय लगता है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोचा होगा कि माफियाओं को हमें खत्म करना है या जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलना है, तो कभी कभी क्या होता है कि जबकि किसी चीज को खत्म करना होता है तो समय लगता है उस पर। तो पहले जाहिर सी बात है विपक्ष में जो बैठे माफिया हैं उनको किया जाएगा। जब विरोध इन चीजों का खत्म होगा तो हो सकता है कि जो पार्टी के अंदर बैठे माफिया हैं उनका भी नंबर जल्द से जल्द आ जाए। सबसे बड़ी एक बात ये थी कि जब हमने कल लोगों से हम बात कर रहे थे, लोगों के जब हम ओपिनियन ले रहे थे, तो लोग जहां इस बात से सहमत थे कि सरकार ने जो काम किया वो अच्छा किया, पुलिस के प्रति इसका लोगों की सिंपैथी बढ़ी है, उनका विश्वास बढ़ा है, तो ठीक जब हमने ये सवाल उनसे पूछा कि विपक्ष जो मांग कर रहा है टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करने के लिए, तो लोगों ने कहा हाँ ये मांग जो बिल्कुल जायज है और सरकार को टॉप 10 माफियाओं की सूची जो जारी करनी चाहिए। जी, विपक्ष की जो मांग है वो तो मतलब पूरी जायज ही है मांग, क्योंकि अपराधी तो अपराधी है, चाहे वो सत्ता पक्ष का अपराधी हो चाहे विपक्ष का अपराधी हो, उसकी लिस्ट जारी होनी चाहिए। और अपराधी पे अगर अंकुश लगाया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो आप जैसे ये आतिक जैसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैंगे जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मतलब अभी मतलब कोई भी गतिविधि ले लो, जब किसी की सत्ता होती है तो फिर मतलब जो कानून व्यवस्था होती है वो सत्ता के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होती है। सॉफ्ट कॉर्नर की होने की वजह से कई बार मामले ऐसे हैं जो ऊपर तक नहीं पहुंचते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की जो टीम है, एक खुफिया टीम जरूर होगी जो काम कर रही होगी, जो उनके पार्टी के नेताओं पर नजर रखे होगी। तो अगर ऐसी गतिविधियां हैं तो हो सकता है आने वाले समय में उन पर भी कार्रवाई देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और विपक्ष का उन्हें जवाब देना चाहिए और टॉप 10 जो सूची है, हम तो कह रहे हैं टॉप 10 नहीं, टॉप 100 सूची उन्हें जारी करनी चाहिए, जिससे हम लोगों को भी मालूम रहे कि ये माफिया है। इससे काफी बड़ा एक मैसेज आएगा और उनकी जो मतलब वो अपनी साफ सुथरी माफियाओं की सिर्फ टॉप 10 सूची जारी करना ही पर्याप्त है, या फिर जो आने वाले जो इलेक्शंस हैं जिनमें उनमें जो वोट जो उनके जो टिकट्स हैं उनके बाहुबल और उनके जो है पकड़ के आधार पर ही बांटे जाते हैं, उसमें भी कुछ कमी देखने को मिलेगी, चाहे वो पार्टी किसी की भी हो। जी, जो बाहुबल के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं उनमें तो सच्चाई है, हर पार्टी में बाहुबल के आधार पर टिकट तो बांटे ही जाते हैं, उनको मिलते भी हैं। ये जो आप निकाल कर देख लीजिए एनसीआरबी का जो डेटा है, जो कितने ऐसे लोग विधायक मंत्री हैं जिनके ऊपर जो है कई सौ मतलब कि कई ठो केस हैं, 50+ केस तक भी हैं। देखिए, जो राजनीति का एक फंडा है उसका ये है कि आप ऐसे 10% ही लोग होंगे ऐसे जो जिनके पास धन और बल नहीं होगा वो इलेक्शन जीत सकते हैं। जो सामने हमें दिखाया जाता है उसके आईने के पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। हमेशा जिसके पास धन और बल दोनों हैं, कहते हैं राजनीति तो साम दाम दंड भेद की है, तो जो धन बल वाले हैं इलेक्शन वही जीतते हैं। इसलिए पार्टियों की भी ये रहती है कि ये इलेक्शन निकाल सकते हैं, ये फाइट कर सकते हैं। तो इस आधार पर भी प्रत्याशियों को टिकट देते हैं जो आगे चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने वर्चस्व के लिए वो फिर गलत काम करते हैं। और मतलब सरकार को एक अपनी मतलब कोई भी सरकार हो, खास करके अतीक का तो एक जो है पैटर्न रहा है पुराना, एक लॉन्चिंग का, जिसे जब उसने खुद को लॉन्च किया तो चांद बाबा की उसने जो है हत्या करवा दी, और जब उसने अपने भाई अशरफ को लॉन्च किया तो उसने जो है राजूपाल विधायक की हत्या करवा दी 2005 में, और उसके बाद खुद जब वो अपने बेटे असद को लॉन्च कराना चाहता था तो उसके अकॉर्डिंग उसने उमेश पाल की हत्या करवाई थी कि जब लॉन्चिंग जो है बिल्कुल शानदार तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि जब उसके बाद जब उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने जब इस बात की खींच निकालते हुए जब उसको फोन किया साबरमती जेल में कि असद को गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहिए था, उसको नहीं दिखना चाहिए था, तो अतीक ने यह बात कही थी कि मेरा बेटा शेर है, उसने काम जो है शेर वाला किया है। आज 18 साल बाद जो है मैं चैन की नींद जो है सोया हूँ, लेकिन क्या फिर वही चैन की नींद जो है कुछ दिनों बाद ही हराम की नींद हो गई, एक तरीके से कहें कि बिल्कुल ही पूरी रात जो है नींद उड़ी रही होगी, तो उस पर भी तो अपने बयान को उसको दिमाग में तो आते ही रहे होंगे तुरंत।
देखिए हमेशा टेक्नोलॉजी का जमाना है, चाहे राजनीति हो चाहे जो भी चीज हो। आजकल तो अगर मार्केट में सब्जी भी देख लीजिए तो उसमें भी रूपांतरण हो गया, अपने आप को मॉडिफाई किया है। अतीक ने जो राजनीति का अपना रवैया था, जिस चीज से उन्होंने शुरू की थी दहशत की राजनीति, उन्होंने लास्ट तक अपनी दहशत की राजनीति को बरकरार रखा। अपना पैटर्न नहीं बदल पाया, नहीं ना अपना पैटर्न बदल पाए। उसी पैटर्न ना बदलने का नतीजा है कि आज उसने अपने बेटे को खो दिया है। अगर उसने अपना पैटर्न बदला होता, समय बीता था, पैटर्न बदल लेता तो शायद वो अपने बेटे को ना खोता और ऐसा इतना बड़ा एनकाउंटर झांसी में जो हुआ है वो ना हो पाता। तो मतलब हर चीज का रूपांतरण होना चाहिए। अभी भी जो माफिया है वो फिर उनका अभी भी उसी चीज पर विश्वास रहता है कि कहीं ना कहीं मतलब जो हमारी दहशत है वो लोगों में कायम रहे और हम दहशत के एनकाउंटर के अरे उसके सॉरी उमेश पाल के हत्याकांड के बाद 24 फरवरी जब उसकी हत्या की गई थी उमेश पाल की, तो उसके बाद जो अतीक के जो करीबी हैं उन्होंने उनसे इस बात का जिक्र भी किया था कि विधानसभा सत्र चलने के दौरान उमेश पाल की हत्या करना एक जो है उसकी बड़ी भूल साबित हुई है, क्योंकि सिर्फ विधानसभा में ही नहीं विपक्ष ने बिल्कुल एकदम जो है जो सरकार के ऊपर हमलावर हो गया था और जो पार्टी है जो भाजपा है वो जो डिफेंसिव मोड में आ गई थी और नतीजन गुस्से में आकर के सीएम को मिट्टी में मिला देने का जो है इतना स्ट्रांग जो है बयान देना पड़ा और अपने बयान को साबित करने के लिए जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। विधानसभा सत्र जब चलता है तो सरकार हमेशा सवालों के घेरे में रहती है और सरकार के पार्टियों के नहीं लोगों के सवालों के, जी हाँ, लोगों के सवालों के, क्योंकि विपक्षी पार्टी भी जो सवाल उठा रही है वो जनप्रतिनिधि है, वो भी आम जनता का सरकार से जाके सवाल उठाती है। तो और ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना यानी कि सरकार को चैलेंज करना है, वो घटना को अंजाम देना। और उसने सोचा होगा कि उसकी जो सोच रही होगी अतीक की हो सकता है उस समय उसने कहा होगा कि मतलब जैसे एक लॉन्चिंग की तो जब वो की थी तो उससे दूसरी लॉन्चिंग की थी और बड़े अपराध को करके की थी, ये और बड़ा अपराध करके कर रहे थे वो लॉन्चिंग जिस हिसाब से की गई लॉन्चिंग। तो वो सोच रहा था कि बेटा को अगर हम लॉन्च करेंगे तो एक बड़े अपराध के साथ करेंगे और उसने जो मतलब जो कृत्य था ये हत्या करवा दी और दिन दहाड़े जो हत्या हुई है। तो सरकार को चैलेंज दिया और जब वो विपक्ष ने सरकार को उसी समय घेरा सदन में, तो सरकार का कर्तव्य और दायित्व बनता है सरकार को एक बड़ा बयान देना था। क्योंकि उसी को देखते हुए जो योगी आदित्यनाथ हैं तो उन्होंने इतने बड़े बयान को दिया कि हम सब मिट्टी में मिलवा देंगे। तो और वास्तव में ज्यादा समय नहीं हुआ इस सब चीजों को और आप देख रहे हैं नतीजा आपके सामने है कि जो इतना मतलब अतीक अहमद के झांसी से गुजरने के 26 घंटे बाद उसके बेटे को एनकाउंटर में मार दिया जाता है। जहां उसने खाया लड्डू उसी के बेटे ने अगले दिन जो है वहीं पे गोली खाई। जिस जगह लड्डू खाया अतीक ने तो उस जगह उसका बेटा अगर गोली खा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है। और ये माफियाओं के लिए एक तो पुलिस लड्डू और गोली एक साथ खिलाती है? ऐसा नहीं है कि पुलिस लड्डू गोली एक साथ खिलाती है। चूंकि अतीक ने 1300 किलोमीटर का सफर किया था तो कोई भी जैसे जेल का एक कल्चर होता है, जेल में भी जो माफिया जो अंदर रहते हैं तो उनको भी लड्डू मीठा सब खाने को मिलता है, वही बनाते हैं और उन्हीं लोगों में सब हलवाई होते हैं, वही बनाते हैं और वही सब खाते हैं। तो ऐसे ही जब कोई मतलब अतीक को डायबिटीज भी है शायद जो मुझे जानकारी है। नहीं बिल्कुल सटीक जानकारी है आपको। डायबिटीज है, उसको बीपी की बीमारी है और एक दो बीमारियां हैं सोसाइटी का और उसको उठने बैठने में दिक्कत होती है। जी, तो फिर भी जब लड्डू उसके सामने आया तो जब पुलिस लाइन में तैनात फॉलोवर ने लड्डू दिया जाकर, सरकारी फॉलोवर ने, तो फिर अतीक ने खाया उसको और मुस्कुराया और जबकि मतलब उसको डायबिटीज थी और हो सकता था नहीं खाता, लेकिन 1300 किलोमीटर का सफर करने के बाद आदमी को इतना तो मतलब हरा थका होता है कि भूख लगती है। फिर सबसे बड़ी बात ये थी उसने मीठा इसलिए इस खुशी में और खाया था कि सकुशल पहुंच रहे हैं और कुछ देर पहले उसकी गाड़ी पलटते बची, उसकी गाड़ी एक नीलगाय से टकरा गई थी रास्ते में। तो कितनी बड़ी उसने राहत की सांस ली होगी। नेशनल मीडिया में पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच खाने पर चाय पे सुबह से लेकर शाम तक चर्चा का विषय रहा कि अतीक की गाड़ी पलटेगी, अतीक पलटेगा, अतीक की जो है एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन पुलिस तो कुछ और सोच रही थी, पुलिस ने तो किसी और चीज की तैयारी कर रखी थी कि दिखाकर दाएं और कर दिया खेल बाएं। जी देखिए 23 अतीक जब पहली बार झांसी से निकला उसके 23 महीने पहले विकास दुबे इसी झांसी से इसी टोल प्लाजा से इसी रूट से निकला था, सेम यही था। लेकिन विकास दुबे को झांसी पुलिस लाइन में नहीं रोका गया था क्योंकि विकास दुबे ने उज्जैन से सफर तय किया था, तो उज्जैन से इतना बड़ा सफर नहीं था। और रनिया के पास कानपुर देहात में जाकर उसकी जो टीयूवी गाड़ी से जा रहे थे तो टीयूवी गाड़ी को पलट गई थी वो, और पलट गई थी, उसका एनकाउंटर हुआ था। तो ये दहशत भरी थी। और जब अतीक वहां से सफर शुरू किया था साबरमती जेल से, तो अतीक
का जो हाव भाव था बहुत मतलब एकदम डरा हुआ हाव भाव था। और झांसी आने के बाद जब पुलिस लाइन में उसके हाव भाव थे तो उसकी मूछें खिली हुई थी और वो ताव दे रहा था मूछों पे, जैसे अब उसको कुछ होने वाला नहीं, वो सुरक्षित है। तो और 23 महीने बाद विकास दुबे का एनकाउंटर होने के 23 महीने बाद और जहां उसका एनकाउंटर हुआ था उससे 2 जनपद पहले ये एनकाउंटर हुआ। सिर्फ एक जनपद बल्कि कह लीजिए, जालौन जनपद बीच में पड़ता है और झांसी में इतना बड़ा एनकाउंटर हो गया। झांसी के बाद जालौन, जालौन के बाद सीधा कानपुर देहात है जहां विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। तो यही वो हाईवे था जो सीधा लखनऊ के लिए जाता है और दोनों ही घटना इस हाईवे पे ही हुई हैं। तो हाईवे का नाम बदल कर अब तो कुछ लोग जो माफिया वो इनकाउंटर हाईवे कर देंगे। जी, लोगों की कल से चर्चाएं हैं, लोग कह रहे हैं तो अब तो ये इनकाउंटर हाईवे हो गया। मतलब झांसी से जो लखनऊ के लिए हाईवे गया, लोग अब इसको हाईवे नहीं मान रहे हैं, कहते हैं इनकाउंटर हाईवे है। यहाँ पर कब किसका इनकाउंटर हो जाए, कौन माफिया यहाँ पर सूचना है कि वो मरा पड़ा है। अच्छा, एक सवाल जो है मेरे मन में और जो कुछ यूजर्स पूछ भी रहे थे, जैसी बात ये है कि पुलिस को जब पता था कि पीएससी के लिए जा रहा है अतीक, वहाँ मीडिया सारा अटेंशन जो है फोकस था प्रयागराज में, तो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि एनकाउंटर को लेकर के पुलिस के पास बिल्कुल एक इस तरह की कार्रवाई के लिए, मतलब एक स्ट्रांग कार्रवाई के लिए एक जो ग्रीन सिग्नल था झांसी में, किसी को अंदाजा और अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि झांसी में खास करके जो एमपी का बॉर्डर है, यहाँ से 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर प्रयागराज है, 500 किलोमीटर दूर प्रयागराज से इतनी बड़ी कुछ घटना को अंजाम दिया जा सकता है। बिल्कुल, झांसी पुलिस के जो हम लोगों के विश्वसनीय सूत्र हैं उनको भी मालूम नहीं था कि झांसी में एनकाउंटर हो गया। झांसी में जो मीडिया के पास खबर आई है वो आई है लखनऊ से। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने वहां पर ट्वीट कर दिया तो उसके माध्यम से जब मतलब जो खबर हम लोगों को ऊपर देनी चाहिए थी वो खबरें हम लोगों को मिली। उसके बाद जब विभिन्न क्षेत्र की सूचना आई तो हम लोग घूमने लगे। लेकिन जो झांसी सुरक्षित जगह थी इनकाउंटर के लिए, वो सुरक्षित जगह यूपी में शायद ही किसी जगह हो। बिल्कुल एकदम शांत प्रिय झांसी शहर को शांत प्रिय माना जाता और किसी बड़ी घटना थोड़ा सा उधर जो है अब एनकाउंटर हम लोग पोस्टमार्टम हाउस के ठीक सामने हैं, तो थोड़ा सा हम ना यहाँ पे धूप है, थोड़ा सा हम छाँव में चलते हैं और छाँव में चल करके जो है बात करते हैं। आइए तो चलते हैं, थोड़ा सा छाँव में चलते हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से मीडिया और प्रशासन के लोग जो है यहाँ पे हैं। तो ये देखिए, ये जो है पोस्टमार्टम हाउस का गेट है, यहाँ पे मीडिया के साथी हैं और पुलिस प्रशासन और मीडिया के तीनों जो तमाम लोग हैं, ये सिर्फ आपको यही लोग जो है झांसी के इस मेडिकल कॉलेज में जो है देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरा मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी जो है बड़ा मेडिकल कॉलेज है झांसी का ये। तो देखिए ये पुलिस की जो गाड़ी है झांसी पुलिस की, वो जो यहाँ पे खड़ी है। तो झांसी पुलिस इसको जो है लेकर के जाएगी और कौन जो बीच में जो है जो डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे उनको जो है वहाँ की पुलिस जो है पूरे काफिले को जो है एस्कॉर्ट करेगी। तो थोड़ा सा हम लोग छाँव में आए हैं अभी से जो है, और पिछले आधे घंटे हो गए होंगे तो हम लोग लगातार जो है धूप में थे, तो अब छाँव में थोड़ा सा आ गए हैं। तो पोस्टमार्टम हाउस के सामने से आपको तो हमने लाइव दिखाया था, थोड़ा छाँव में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा की जो व्यवस्था है बिल्कुल टाइट है। और तो अपनी बात को जो है वहीं से कंटिन्यू रखते हैं, फिर से वहीं शुरू करते हैं। तो अच्छा, ऐसा एमपी के बॉर्डर होने के नाते ये जो पूरा जोन है, झांसी का पूरा जोन है, तो क्या ये अपराधियों के लिए या फिर इस तरह की जो कार्रवाई में या फिर इस तरह अपराध में जो लोग लिप्त होते हैं, तो क्या उनके लिए जो है सिर्फ जोन होता है क्या एक तरीके से? जब भी कोई किसी भी जनपद का मतलब जो अंतर्राज्यीय सीमाएं होती हैं वो हमेशा सेफ जोन मानी जाती हैं। और जो यूपी और एमपी का जो बॉर्डर है ये बहुत ही सेफ जोन है, क्योंकि जो झांसी की सीमा, झांसी वो लंबा बसा है, बहुत लंबी सीमा तक मध्य प्रदेश के दो एक कोई बात नहीं, लेकिन 2 जनपद चलते हैं मध्य प्रदेश के और लंबे एरिया में चलते हैं, लगभग 60 किलोमीटर तक की सीमाएं हैं। और जैसे झांसी की कनेक्टिविटी जो बांदा के लिए है, जो हाईवे है, अगर जब हम रोड पे जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश हमारे हाईवे पे आ जाता है। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा आई थिंक ये जो है ना ब्रेक हो रहा है सिग्नल, तो इसको हम तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आई थिंक ये जो है कुछ सिग्नल की तो आई थिंक अब आवाज़ जो है आ रही है। तो हाँ, आप बोलिए सर। हाँ, तो जो मतलब जो लंबी सीमा है तो हम जो अब जो कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो जो झांसी जनपद है, झांसी जनपद में मध्य प्रदेश की दो जनपदों की सीमाएं हैं। एक तरफ टीकमगढ़ है और एक तरफ दतिया है। और टीकमगढ़ के पास एक बहुत बड़ा पर्यटक क्षेत्र है जो ओरछा, जो विश्व विख्यात है, जहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं। मतलब जैसे पहले भी जब जो बागी जिन्हें बोलते थे, डकैत बोलते थे, तो चंबल के पूरे एरिया में जैसे हमारे दर्शकों को बता दें, जो नए दर्शक हैं जिन्होंने डकैतों के बारे में नहीं सुना, जैसे पान सिंह तोमर टाइप की कोई मूवी देखी हो, वेंडेड क्वीन टाइप की मूवी देखी हो, तो ये वही एरिया है पूरा। और उसी टाइप के जो मतलब वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ एक होता है दक्षिण का बम्बूल टाइप का होता है, बड़े कांटे होते हैं, उस टाइप के पूरे पेड़ पाए जाते हैं, जिसको लोकल भाषा में दक्षिणी बम्बूल कहते हैं। तो वो कटीला पेड़ होता है और बहुत ही उबड़ खाबड़ जमीन होती है। जैसे अगर किसी को छुप जाए तो पुलिस पास से भी निकल जाए तो उसको दिखेगी नहीं। और यहाँ थोड़ा माइंस के लिए बड़े बड़े पहाड़ भी हैं और पास में विंध्याचल की पहाड़ी है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, वो भी झांसी के बहुत दूर से ही निकली, पास से ही निकली है। आपने जो बात कही कि जे तरह का बात है, तो पान सिंह तोमर की हमको डायलॉग याद आ गया कि जे पान सिंह तोमर का गाँव है। हाँ, तो ये पान सिंह तोमर का गांव है, तो मतलब इस हिसाब से, और वो बहुत ही अच्छी मूवी थी। और उस मूवी में ये मतलब आप बहुत हद तक करीब जाते हैं डकैतों को परखने के लिए, जानने के लिए। और उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो टोटल बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग किया गया। मैं भी बोल के आपको बता सकता था पूरा माहौल, लेकिन चूंकि हमें पता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, हो सकता है उनको समझने में दिक्कत हो उस भाषा में, तो और मतलब बहुत हकीकत को दर्शाया गया। ऐसी वेंडेड क्वीन जो आई थी, बहुत चर्चित मूवी थी वेंडेड क्वीन, तो फूलन देवी की कहानी पे आधारित थी। तो वो हमारा जो पास का, जिसे हम बता रहे थे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे, तो वही जगह थी जो फूलन देवी का। और जब विकास दुबे को मारा गया था, वो एरिया भी फूलन देवी का वेंडेड क्वीन का शूट किया हुआ एरिया है। विकास दुबे जिस जगह एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, जैसे एक समय में जो सेफ जोन हुआ करते थे माफियाओं के लिए और गुंडे बदमाश के लिए, कि गाजीपुर के रास्ते आप जो है बिहार की तरफ निकल जाते थे, सोनभद्र के रास्ते आप जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार की तरफ आप जो है निकल जाते थे। तो ठीक ये वाला जो पूरा एरिया है ना, एक तरीके से ये जो है ना सॉफ्ट स्पॉट है छुपने के लिए और जो है पुलिस की नजरों से बचने के लिए। लेकिन आखिर कब तक, ये सवाल तो जो खड़ा होता ही है कि आखिर जो कब तक बच जाएंगे। पहले का जो जमाना था इतना हाईटेक और नहीं था कि आप जो है सर्विलांस सिस्टम इतना जो है एडवांस नहीं था। लेकिन आज क्या है कि पुलिस और जो प्रशासन है वो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है और सर्विलांस के इस नए ज़माने के जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत दिनों तक छिप कर रह पाना, खास करके एक पर्टिकुलर एरिया में, तो जो है पॉसिबल नहीं है। हाँ, सर्विलांस टीम जो काफी एक्टिव, हर जनपद में एक्टिव है। तो लेकिन मतलब वही 1.5 महीने से लगभग इसी एरिया में उसको तलाशा जा रहा था यूपी एसटीएफ की तरफ से। और 1 महीने पहले भी यूपी एसटीएफ आई थी और जिस पारीछा में इनकाउंटर हुआ है, उस पारीछा में 2 ठेकेदार पकड़े थे उन्होंने, और जिनसे 48 घंटे तक पूछताछ की गई थी। बताते थे कि वो अतीक को फंडिंग करते थे। बाद में किसी भी कारण ये कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं मिले, उन ठेकेदारों को छोड़ दिया गया था, जिसमें तीसरे की तलाश चल रही थी। लेकिन उस समय वो तीसरा ठेकेदार मिला नहीं था इन्हें। तो फिर मतलब और उसी लोकेशन के इर्द गिर्द, जो पारीछा में लोकेशन थी ठेकेदारों की, उसी के इर्द गिर्द इनका इनकाउंटर भी हुआ है। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो इनका इनकाउंटर हुआ है, तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि ये उन्हीं के यार छिपे थे। तो इसमें पुलिस प्रॉपर जांच कर रही है और पुलिस की टीमें गठित हैं और उस पर वर्क हो रहा है। वो हो सकता है वर्कआउट हो जाए जल्दी। अब आने वाले जो है 5 से 10 मिनट में जो आपके सवाल हैं आप जो है पूछ सकते हैं। नरेश सर हैं, हम हैं, आपके सवालों के एक करके जो है जवाब देने की जो है कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। तो आपके जो सवाल हैं अब से आप जो है अगले 5 से 7 मिनट तक, जब तक आपके सवाल को जो आने का सिलसिला रहेगा, तो आप जो है पूछ सकते हैं। आपके एक करके आपके जो सवालों के हम जवाब जो है पूरी तरीके से देने की जो है कोशिश करेंगे। तो जो आपके सवाल हों आप जो है पूछना और शुरू कर सकते हैं आपसे। तो कुछ सवाल आए भी हैं, तो आपको हम पढ़ते हुए हैं। ये कोई छोटू कुमार कह रहे हैं, हाय छोटू जी। और कुछ लोग अपना व्हाट्सएप नंबर भी भेज रहे हैं, तो नहीं पता कि आप लोग जो अपना व्हाट्सएप नंबर क्यों भेज रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ों को लिख करके भेजेंगे कि हाँ ये इस पर्पज से है, तो शायद ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। बाकी इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाना किसी के नंबर पर जो है पॉसिबल है नहीं। तब तक दर्शकों को एक जानकारी दे दें जो अभी हमारे पास जानकारी आ रही है। रात में 2 बजे के बाद जब इनका पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया 2:20 पे, उसके बाद यहाँ पर एयर कंडीशन डीप फ्रीजर हैं जिनमें उनके शवों को रखा गया है। और जब तक परिजन नहीं आते हैं तो मतलब उनको सुरक्षित के शव में किसी भी प्रकार से बदबू या मतलब दुर्गंध ना आने लगे, तो उनको सुरक्षित किया गया है। जबकि झांसी का जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था, तो अभी
जिसकी कोविड के दौरान ही ओपनिंग हुई है, उससे पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हो सकता है शव को लेने के लिए उनको जल्दी भी आना पड़ता, क्योंकि बर्फ में कुछ समय तक ही शव को रखा जा सकता था। और यहाँ पर खास करके पोस्टमार्टम की हुई बॉडी का, एक्सीडेंटल बॉडी का, तो और जो है उसमें से बदबू आने की और सड़ने की जो है, हाँ, जैसे कल और गर्मी का समय तो टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 35 to 40 डिग्री का है। झांसी का टेम्परेचर जो आज का है, यूपी में सबसे हाईएस्ट चल रहा है झांसी का टेम्परेचर। और वो गनीमत है कि अभी बादल हो रहे हैं, तो आज उमस भी है झांसी में। बस एक सवाल आ गया है, आसिफ मलिक का सवाल है कि क्या गोली लगने के बाद हाथ से बंदूक और लेटने की स्थिति के बारे में बताएंगे, क्या फर्जी है एनकाउंटर, आपकी क्या राय है? देखिए, इस सवाल का जवाब नरेश सर देंगे, क्योंकि वहाँ पे एनकाउंटर स्पॉट पे उस टाइम सबसे पहले यही गए थे, मैं उस टाइम प्रयागराज में था, तो आपका जो सवाल का जवाब जो है नरेश सर देंगे। देखिए, जो मतलब जब एनकाउंटर हुआ तो ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं किया जाता, मतलब जारी नहीं किया जाता है पुलिस की तरफ से। जिस वीडियो को हम प्रॉपर देख लें कि जैसे फिल्मी स्टाइल में अपन देखते हैं कि बुलेट चली और वो गिर गया वहां पर, तो जब हम लोकेशन पर पहुंचे तो जो कंडीशन आपने वीडियो और फोटो में देखी वही कंडीशन हमने देखी है। क्योंकि जो आधिकारिक ऐसी चीजों में बयान होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को बोल सकते हैं, और बाकी इसके अलावा हमने तो मतलब हम कोई भी रिपोर्टर ये नहीं कह सकता ना किसी ने देखा होगा कि कैसे रिवॉल्वर लगाई या ये है। और कई बार ऐसा होता है, जाहिर सी बात है, अगर हम हाथ में रिवॉल्वर लिए हैं और हमें बुलेट गलेगी तो हम उसी कंडीशन में ही गिरेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, स्वाभाविक है। मोहम्मद बिलाल पूछ रहे हैं कि मिट्टी कब आएगी इलाहाबाद? तो बिलाल जी, अभी तो मिट्टी यहीं पे है, अभी झांसी में ही है, उनके परिजन भी नहीं आए हैं शायद, अभी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे नहीं पहुंचे हैं, और पुलिस उनको सुपुर्द करेगी या फिर खुद लेकर के जाएगी प्रयागराज। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि पुलिस जो खुद लेकर के जाएगी। तो यहाँ से जाने में अभी तक तो बॉडी यहीं पे झांसी में ही है, पोस्टमार्टम हाउस में ही है, तो सारे जो है कागजी कार्रवाई में मुश्किल से आधे घंटे तो ऐसे ही लग जाएगा आने के बाद भी। तो अभी समय हो रहा है 12:30 के आसपास, तो अगर 1:30 बजे निकलेंगे यहाँ से तो पहुंचते पहुंचते तो 9 तो ऐसे बच जाएगा जी। 7 अभी मतलब जो जिस कंडीशन में हम हैं, अगर इस कंडीशन में भी लेके जाते हैं तो 7 बजे से पहले डेड बॉडी पहुंचना असंभव है। लेकिन जो मतलब अभी तक तो कोई यहाँ पर आया ही नहीं है, जब आ जाएंगे तो जो यहाँ की प्रोसेस है उस प्रोसेस को होने में ही कम से कम 30 से 40 मिनट लगेगा, तब डेड बॉडी लेके जा पाएंगे। तो अभी तो प्रोसेस भी चालू नहीं हो पाई, तो आप अनुमानित मानिए 8:30-9 बजे तक पहुंचने की संभावना है। एक और सवाल आ गए हैं, 8:30-9 बजे तक पहुंचेंगे कि अब्दुल मलिक का है कि मोटरसाइकिल की चाबी भी नहीं मिली सर, ना ही गाड़ी जो टूटी फूटी है, बताइएगा। देखिए, जो मोटरसाइकिल की चाबी नहीं मिली, मतलब तो चाबी का तो मतलब इतना गौर से हम लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि वो जगह सीज थी जिस जगह बाइक रखी थी, हम भी दूरी से देख रहे थे। और इसके अलावा जो बाइक वाला एरिया था, तो कच्चे में बाइक गिरेगी तो कच्चे में टूटेगी नहीं, क्योंकि बाइक का एक्सीडेंट नहीं हुआ, इनको गोली मारी गई और वो मिट्टी की जमीन थी, तो मिट्टी की जमीन पे टूटी। हाँ, तो नीचे जो खाई थी हल्का, और वहाँ पे सॉफ्ट मिट्टी थी, क्योंकि वो जो पारीछा पास में थर्मल पावर प्लांट है, उसकी भी हम बता देते हैं पूरी कहानी। तो पारीछा थर्मल पावर प्लांट काफी बड़ा पावर प्लांट है, जो यहाँ से लाइट की सप्लाई पनकी पावर हाउस कानपुर तक होती है। तो वहाँ पर राख बहुत उड़ती है, राख यानी कि जिसको हम आम भाषा में डस्ट बोलते हैं। जैसे आप अगर लखनऊ के दर्शक हैं और उन्नाव साइड के हैं तो आप जिसको रेत बोलते हैं, वैसी एक सफेद टाइप की होती है, बालू बोल सकते हैं आप। हाँ, तो वो वहाँ पे थी। और यहाँ जो रेड कलर की आप मुरम बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बालू और मुरम एक ही चीज को बोली जाती है झांसी में, तो वो भी उस मिट्टी में मिक्स थी। तो मतलब स्वाभाविक है, बाइक जो है वो गिरेगी तो वो टूटा टाटी नहीं होगी, क्योंकि उस चीज का एक्सीडेंट नहीं हुआ। रिंकू सिंह भदौरिया पूछ रहे हैं कि जो कितनी गोली लगी थी, तो शायद पोस्टमार्टम हाउस में आई थिंक 3 गोली निकल कर आई सामने जी। एक उसके चेहरे पर आई है और तकरीबन 3 गोलियां भी बताई जा रही हैं, जो जिसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने अभी आकर नहीं की है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 गोली असद को लगी हैं, और ऐसी गुलाम को भी बताई जा रही है कि 2 से 3 गोली लगी हैं। और सफीक रानी पूछ रहे हैं क्या ब्रजेश सिंह के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? जो ब्रजेश सिंह जो है निर्दलीय MLC हैं, बनारस से उनकी पत्नी जो है उनकी वाइफ जो है MLC है। तो ब्रजेश जी, अरे मोहम्मद, जो भी आपके सवाल थे, स्वाद आपका नाम जो ऊपर चला गया, तो जिन भाई के भी ये सवाल हैं, तो हमने पहले ही बताई थी कि सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के जो है आरोप हैं, क्या उन पर भी सरकार कार्रवाई करने से बच रही है? तो इन सारे जवाबों के इन सारे सवालों के जवाब हम जो पहले ही दे चुके हैं। जो फेसबुक लाइव एंड हुआ तो आप जाकर के उन सवालों के जवाब जो है आप देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो और सवाल है, असद रोजा था, बाइक लेकर के क्यों जाएगा धूप में? मोहम्मद बिलाल पूछ रहे हैं। तो ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि वो रोजे से था कि नहीं था, या फिर उसने कुछ जो है खाना पीना खा रखा था।
जी ये पता चलेगा? हाँ, तो हाँ, या उसने कोई खाना पीना खा रखा था, ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ है तो रिपोर्ट भी उसकी मुझे लग रहा बन चुकी होगी। वैसे आमतौर पे 2 दिन में रिपोर्ट थाने में पहुंचती है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला है, रिपोर्ट भी जल्दी मिलेगी इस मामले की। सना फारिदी कह रहे हैं कि पैर से चप्पल तो उतर गया बट हाथ से गन नहीं छूटी, वाह गुड जॉब, यानी एक तरीके से ये टोंट कस रही है पुलिस को। तो जब पैर में चप्पल पहने हैं तो अगर गया वो, मतलब उस सिचुएशन को तो हमसे अच्छी तरह से पुलिस समझ सकती है, जिस सिचुएशन में गिरे होंगे। तो अगर पैर हो सकता है चप्पल जो, देखिए इन सब मामलों में आधिकारिक जो बयान है पुलिस की तरफ से, जो हमें बताए गए हैं, जो मीडिया को दिखाए गए हैं, जो उस बात की पुष्टि करते हैं। आपका सवाल पूछना आपका काम है, आप जो सवाल जो है पूछ सकते हैं, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर यही बताया गया। वही फोटो जो है आप लोग भी देखे होंगे, वही फोटो हम लोगों को भी दिया गया, वही वीडियो जो हम लोगों को दिया गया, वही वीडियो आपने देखा होगा। इस मामले में अभी तक जो आधिकारिक है, अगर कभी मौका मिला तो आपके सवाल का जवाब हम जो है उनसे अधिकारियों से जरूर पूछेंगे, लेकिन अभी तक तो फिलहाल जो चीज आपने देखा है वो चीज हमने भी देखा है। जो दर्शकों के सवाल हैं, बहुत जल्दी दर्शकों के सवाल सामने होंगे, क्योंकि हम लोगों को भी पुलिस ब्रीफिंग होगी, और जो हमारी लोकल पुलिस है वो भी हमें ब्रीफ करेगी। तो जैसे ही समय बीतेगा इन सवालों की जो स्थिति है और इनकी जो पोस्टमार्टम की स्थिति है वो साफ होती नजर आएगी, क्योंकि अभी उस स्थिति पे हम भी कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो आधिकारिक बयान आता है हमें भी उसी आधार पर बोलना होता है। तो और बाकी मतलब इसके लिए तो पुलिस को बहुत ज्यादा मालूम रहता है कि, और जो सिचुएशन, जैसे अब जो चप्पल की बात है उसका भी जवाब देते हैं कि जैसे कोई चप्पल पहने तो चप्पल तो लेग गार्ड जो गाड़ी के होते हैं, बाइक के होते हैं, उसमें भी फंस सकती है, किसी भी कारण मतलब स्लिप मार सकती है तो गिर सकती है चप्पल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी जो जैसे स्थिति साफ होगी तो एक बार दर्शकों को जरूर दर्शक पूछ रहे हैं कि आप एनकाउंटर वाले स्पॉट से लाइव दिखाएंगे क्या? जी बिल्कुल, थोड़ा सा जब जैसे यहाँ पे बॉडी, जैसे यहाँ से शव को प्रयागराज के लिए ले जाया जाएगा तो हम फिर ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे और आपको वो नदी भी दिखाएंगे, इसके आगे नहीं जा सकता, उस दीवार को भी दिखाएंगे, जो दीवार असद की मंजिल को रोक रही थी और उसके पीछे एसटीएफ थी। तो हम आपको जो है उस स्पॉट पर लेकर चलेंगे और बिल्कुल एक तरीके से जो सीन को जो है रिक्रिएट करेंगे, क्या हो सकता था, क्या पॉसिबिलिटी है, जो लोग आसपास थे उन्होंने क्या सुना क्या नहीं देखा, बिल्कुल एक जो ऑथेंटिक तरीके से ना, बिना किसी ये मिर्च मसाला करके, ऐसे हम लोग नहीं करते हैं जी। तो बहुत सारी स्थितियां हैं जो थोड़ी देर में आप लोगों के सामने होंगी, और यहाँ से जब हम जिस जगह पोस्टमार्टम हो रहा है असद का, वहां से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर वो ग्राउंड जीरो है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। पारीछार थर्मल पावर प्लांट है, उसके जस्ट पीछे की ये घटना है। अभिजीत त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि और 3 लोगों का एनकाउंटर कब होगा, पूरा न्याय कब मिलेगा उमेश पाल के परिवार को? तो देखिए, एनकाउंटर करने का काम और एनकाउंटर कब होता है, ये तो चीजें हम लोगों को एनकाउंटर होने के बाद अभी जो है कल पता चली। सबका जो है मीडिया अटेंशन तो जो है प्राइम शिफ्ट था, जब एनकाउंटर हुई, जब उधर से ट्वीट आया तब पता चला। अगर पहले पता चल जाता तो उसका हम जो रिवील कर देते, तो हम कोई इस तरह के खास करके इन मामले में तो भविष्यवाणी नहीं कर सकती कब होगा। इसके तो तरीके से जो पुलिस है, प्रशासन है, और जो लीगल की जो टीम है वो बेहतर तरीके से समझ पाएगी कि कब इनकाउंटर हो, कब इनकाउंटर नहीं होगा। ये तो हम तय नहीं करते, हमारी टीम तो नहीं इनकाउंटर करने जाती है। देखिए, जो एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं तो झांसी में जो ये 2 एनकाउंटर कल हुए हैं, अगर 1.5 महीने का इतिहास उठा लिया जाए तो झांसी में 9 एनकाउंटर पीछे हो गए, तो 2 और 9 ये 11 तो एनकाउंटर झांसी में हो चुके हैं लगातार। जो शहर सबसे शांत शहर है उत्तर प्रदेश का, जहां जब हमने पत्रकारिता, यहाँ लगभग 9 साल हो गई मुझे झांसी आए हुए, इससे पहले दिल्ली में था, तो तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जीरो क्राइम माना जाता था झांसी में। उस जीरो क्राइम की जगह अब यहाँ पर सबसे ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है। सर, आपने बात कही थी कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या अपराधियों के लिए जो पूरा झांसी का जोन है ये एक तरीके से सेफ जोन बनता जा रहा है, तो क्या पुलिस के लिए भी एनकाउंटर के रूप में ये जो सेफ जोन बनता जा रहा है कि अपराधियों का एनकाउंटर मैक्सिमम नहीं हो रहा है, 11 हो गया है? देखिए, जो झांसी का जो लोकेशन है ना, जैसे आपने यहाँ से आप आइए कानपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर पे आपका उन्नाव है। उन्नाव से ज्यादा ही दूर नहीं है, मुझे लग रहा है 65 किलोमीटर या 70 किलोमीटर लखनऊ होगा, फिर उसके बाद 25 किलोमीटर पे बाराबंकी है। और यहाँ की जनपदों की आप बात करें तो जैसे आप मध्य प्रदेश का शिवपुरी छोड़ते हैं तो पहला जनपद झांसी आता है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के बाद झांसी के बाद पहला जनपद आता है 110 किलोमीटर दूर जालौन। जालौन के बाद 110 किलोमीटर दूर आपका कानपुर। चलिए, तो अभी जो है उनके कुछ परिजन आ गए हैं और अभी फिलहाल में देखते हैं, जैसे लाइव अपडेट होता है हम तुरंत आपको जो है उसको अपडेट देते हैं। अब बने रहिए पत्रकार उत्तर प्रदेश के साथ।